चलो बच्चों, तो आज हम लोग अकाउंट में चैप्टर नंबर 5 शुरू करते हैं, जो चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन एंड बिजनेस ट्रांजिशंस। चलो अब यहाँ पे कुछ बातें समझो बेटा। आप लोग हम लोग ये अकाउंट्स जो लिखते हैं, जो सीख रहे हैं, ये क्यों लिखते हैं, इसका मेन रीज़न क्या है। अकाउंट लिखने का मेन रीज़न या मेन पर्पस कहो ये है कि साल के एंड में हमें पता चले कि हमारा बिजनेस किस रास्ते पर चल रहा है, हमारा बिजनेस सही चल रहा है या नहीं। और वो कैसे पता चलता है, तो साल के एंड में हमें पूरे साल में कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हुआ, तो वो हम लोग ये अकाउंट लिख कर ही जानते हैं ना। आप लोग अगर ये अकाउंट, ये हिसाब किताब अगर अपने बिजनेस का नहीं रखो तो क्या होता है, साल के एंड में हमें पता ही ना चले कि हमारे बिजनेस ने पूरे साल में फ़ायदा किया कि लॉस किया। फिर कि हम लोग एक स्टेप आगे बढ़े हैं कि फिर 4 स्टेप पीछे चले गए, ये पता किससे चलेगा, अकाउंट लिख कर ही ना। और जब अकाउंट लिखा जाता है ना, तो अभी तक हमने अकाउंट लिखने में सिर्फ ड्यूअल एंट्री सीखी है। सिर्फ क्या सीखी है, ड्यूअल एंट्री, जिसमें हमने सेकंड, थर्ड, फोर्थ चैप्टर्स में हमने सीखे थे कि कोई भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं ना, तो कोई भी ट्रांजेक्शन्स के हमेशा 2 एंट्री होती है। आप कोई भी ट्रांजेक्शन करते हो तो उसमें सिंगल एंट्री कभी भी नहीं होती। कि आपने कोई सामान खरीदा, तो एक तरफ सामान खरीदा, एक तरफ गुड्स आएगा और दूसरी तरफ आपके पैसे जाएंगे। हमेशा 2 एंट्रीज होगी ना, ठीक है ना। वो 2 एंट्रीज कैसे होती हैं, उनकी जर्नल एंट्री कैसे करते हैं, वो भी हमने 4 चैप्टर में सीखा था। अब यहाँ 5 चैप्टर में उससे एक स्टेप आगे चलना है कि हम जब अकाउंटिंग लिखते हैं, साल के एंड में जब आखिरी प्रॉफिट एंड लॉस ढूंढते हैं ना, वो हमारा फाइनल अकाउंट कहलाता है आखिरी में, कि जिससे पता चले कि साल के एंड में हमारे बिजनेस की अब कंडीशन क्या है। और ये फाइनल अकाउंट बनाते वक्त हम लोग जनरली ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं और बैलेंस शीट बनाते हैं। ये कैसे बनाते हैं वो तो आपको आगे के चैप्टर्स में आएगा, ठीक है ना, आगे एंड तक क्लियर होगा वो। लेकिन इसमें मेन बनता है फाइनली आखिरी में, साल के एंड में आखिरी स्टेटमेंट बनता है जिसे हम लोग कहते हैं बैलेंस शीट। क्या कहते हैं, आखिरी में जो बनता है वो कहलाता है बैलेंस शीट। अब जब ये बैलेंस शीट बनती है ना, तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें लिखी जाती है, तो बैलेंस शीट के जनरली 2 पार्ट कर दिए जाते हैं। 2 पार्ट कर देते हैं। एक पार्ट पर हम लोग लिखते हैं कैपिटल एंड लायबिलिटीज़ और दूसरे साइड पर हम लोग लिखते हैं एसेट्स। बैलेंस शीट के 2 पार्ट्स में ये लिखा जाता है। और आपका बिजनेस पूरे साल में सही चला या नहीं चला, आपने सभी अकाउंट्स बरोबर लिखे हैं या नहीं लिखे हैं, वो इस बैलेंस शीट से पता चलता है। साल के एंड में आपको प्रॉफिट एंड लॉस तो मिल ही जाएगा, लेकिन वो प्रॉफिट एंड लॉस सही है या गलत, उसका सबूत क्या। जैसे साल के एंड में आपको पता चला कि पूरे साल में मैंने 1 लाख रुपए प्रॉफिट किया है, ये आपको पता चला, लेकिन सबूत है कि वो 1 लाख रुपए सही है या गलत। आपने साल के बीच में हिसाब किताब में कोई मिस्टेक कर दी हो तो पूरे साल की बात है, समझ आ रही है बात, कि पूरे साल में बीच में आपने कोई एंट्री नहीं की, कोई एंट्रीज लिखना भूल गए, कुछ हिसाब किताब लिखना भूल गए, या कुछ अमाउंट गलत लिख दी, कि जहाँ पे 10,000 लिखनी थी वहाँ पे जो है वो 1,000 लिख दी, 1 0 कम लिख दिया। अब बीच में कभी कोई ऐसी मिस्टेक हो गई हो, तो साल के एंड में जो आपको प्रॉफिट या लॉस मिलेगा वो तो गलत बताएगा ना। तो आपका जो प्रॉफिट लॉस मिलता है साल के एंड में वो करेक्ट है या नहीं है, ये किससे पता चलता है, ये आपकी इस बैलेंस शीट से पता चलता है। बैलेंस शीट से, नाम ही है ना बैलेंस शीट, कि जब साल के एंड में ये बनाते हैं ना बैलेंस शीट, तो उसमें कैपिटल एंड लायबिलिटी एक साइड और एक साइड एसेट्स लिखते हैं, कि जिसमें आपकी कैपिटल और लायबिलिटी साइड का टोटल, इस साइड का टोटल और ये एसेट साइड का टोटल, अगर ये दोनों साइड का टोटल इक्वल बैठ जाए ना, मतलब कि आपने हिसाब किताब, आपने अकाउंट एकदम परफेक्ट लिखा है। और अगर समझो कैपिटल साइड या ये कैपिटल एंड लायबिलिटी साइड का टोटल ज़्यादा आ गया, इस एसेट साइड का टोटल कम आया, या दोनों में कुछ फ़र्क आ रहा है, तो इसका मतलब आपने हिसाब किताब लिखने में मिस्टेक की है।
बरोबर ना। तो ये बैलेंस शीट है वो आपका अकाउंट सही है या नहीं वो एक तरह से बताती है। अब क्यों ऐसा? क्योंकि ये अकाउंटिंग इक्वेशन है, जो हमारे चैप्टर का नाम ही है ना, ये अकाउंटिंग इक्वेशन है। अकाउंट का रूल है कि आपके बिजनेस में जितनी भी एसेट्स होगी ना, आपके बिजनेस में जितनी भी एसेट्स होगी वो आपके कैपिटल और लायबिलिटी के टोटल जितनी होगी, ये अकाउंटिंग इक्वेशन कहलाती है। अकाउंट का अकेला मेन रूल कि आपके बिजनेस में जितनी भी एसेट्स आएगी वो आपके कैपिटल और लायबिलिटी के टोटल जितनी ही होगी, ठीक है ना। इसी वजह से बैलेंस शीट में एक तरफ एसेट्स और एक तरफ कैपिटल एंड लायबिलिटी लिखते हैं ना, तो दोनों साइड का टोटल इक्वल होना चाहिए, क्योंकि जितनी एसेट्स होगी उतनी ही कैपिटल और लायबिलिटी भी होनी चाहिए। ये अकाउंट का रूल है, ये अकाउंटिंग इक्वेशन है। तो अगर बैलेंस शीट में आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन बैठ गई, मतलब दोनों का टोटल बैठ गया, तो इसका मतलब आपने अकाउंट बिल्कुल सही लिखा है, और उससे जो आपको प्रॉफिट एंड लॉस पता चलेगा वो आपके साल का बिल्कुल सही प्रॉफिट एंड लॉस है, ठीक है ना। बिल्कुल सही अमाउंट है कि हाँ पूरे साल में आपने इतने रुपए कमाए हैं। समझ आई बात? अब कैसे, ये अब ये इक्वेशन समझो, जो हमारे चैप्टर का नाम ही है अकाउंटिंग इक्वेशन। तो ये अकाउंटिंग इक्वेशन क्यों ऐसी बनी हुई है? एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, शॉर्ट में कहो तो ए इक्वल टू सी प्लस एल। क्योंकि आप लोग बिजनेस में कोई भी ट्रांजेक्शन करते हो ना, कोई भी काम करो ना, तो उसकी इफेक्ट या तो एसेट्स पे पड़ती है, या तो कैपिटल पे पड़ती है, या तो लायबिलिटी पे पड़ती है। इन तीनों में से ही कोई एक चीज़ पे पड़ेगी, बरोबर। और इनमें जहाँ पर भी उसकी इफेक्ट पड़े ना, तो उसके हिसाब से हर ट्रांजेक्शन के बाद आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन यही बनती है। कोई भी काम करो ना तो उसमें एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी बनती ही बनती है। जैसे देखो, एक एग्जांपल के थ्रू समझना कि जैसे आप लोग बिजनेस की शुरू करते हो ना, तो सबसे पहली एंट्री आप लोग करते हो कि बिजनेस में इतने रुपए लेकर आए। तो भाई क्या किया कि बिजनेस में 10,000 रुपये लेके आए और 10,000 रुपये से बिजनेस हमने शुरू किया। सबसे पहला काम तो 10,000 रुपये लेके आए ना, तो इसकी इफेक्ट अगर देखनी हो ना, अकाउंट के हिसाब से अगर उसकी इफेक्ट देखनी हो, तो क्या इफेक्ट पड़ सकती है कि 10,000 रुपये लेके आए तो मतलब वो क्या लेके आए? कैश लेके आए ना। नोट्स होंगे ना सब, 1,000 1,000 के, 2,000 के नोट्स होंगे सब, तो वो कैश लेके आए ना। तो कैश हमारा क्या कहलाता है? एसेट कहलाता है। तो इसका मतलब कि एसेट्स में 10,000 रुपये आए हमारे। अगर हिसाब किताब लिखो तो ऐसे लिख सकते हैं कि एसेट्स में 10,000 रुपये आए, और ये क्या, ये 10,000 रुपये मालिक लेके आया है। तो मालिक लेके आया मतलब क्या कि वो हमारा कैपिटल कहलाया ना। तो इसका मतलब कैपिटल में भी 10,000 रुपये आ गए, कैपिटल में भी 10,000 रुपये। समझ रहे हो ना, कैपिटल तो वही कहता है ना कि जो मालिक के पैसे, मालिक के लाए हुए पैसे, वो कैपिटल। और लायबिलिटी में कुछ भी नहीं, समझो लायबिलिटी में कुछ भी नहीं तो उसमें +0 लिख दो। लायबिलिटी मतलब वो कि जो हमें चुकाना है, अगर मुझे किसी को पैसे देने बाकी है तो मैं लायबिलिटी में लिखूंगा। तो अभी तो लायबिलिटी में कुछ भी नहीं है ना, अभी तो मुझे किसी को कुछ पैसे देने ही नहीं है, तो वो 0। तो इसका मतलब देखो कि जितनी एसेट्स होगी ना उतनी ही कैपिटल और लायबिलिटी का टोटल भी होगा। 10,000 + 0 तो 10,000 ही रहा ना। तो जितनी एसेट्स उतनी ही कैपिटल भी रहेगी, दोनों का टोटल सेम ना। यहाँ बीच में मैंने लाइन इसलिए की है कि इस साइड और इस साइड का टोटल सेम ही आएगा। और कोई भी काम कर लो, समझो कि अब इसके बाद ऐसा हुआ कि मैंने जो है इसमें से 5,000 रुपये का सामान उधार पे खरीदा। कितना? 5,000 का सामान मैंने परचेज किया, उधार पे खरीदा है मैंने। समझना ध्यान से। तो 5,000 का सामान अगर मैंने उधार पे खरीदा है ना, तो इसकी इफेक्ट क्या होगी कि एक तो मैंने सामान खरीदा, परचेज किया है, तो मेरा गुड्स आया ना। अब जर्नल एंट्री तो देखनी है, जर्नल एंट्री बाद में, पहले इसकी इफेक्ट समझो कि 5,000 का सामान अगर मैंने खरीदा है तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि मेरे पास गुड्स आया, सामान आया ना।
तो जो भी सामान आया तो सामान मेरा क्या कहलाता है, एसेट्स कहलाता है कि नहीं। मतलब एसेट्स में 5,000 रुपये का सामान और आएगा ना, मैं हिसाब किताब में एसेट्स में लिखूंगा ना कि मेरे 5,000 रुपये आ गए। अब ये 5,000 का सामान मैंने उधार पे खरीदा है, तो उधार पे खरीदा मतलब ये मेरी लायबिलिटी हो गई कि मुझे उसे पैसे चुकाने होंगे। समझे, उधार पे खरीदा है मतलब मुझे पैसे चुकाने होंगे, तो इसका मतलब मैं लायबिलिटी में 5,000 रुपये लिखूंगा। लायबिलिटी में क्या लिखूंगा, 5,000 रुपये। और कैपिटल, तो कैपिटल तो मेरे 10,000 रुपये पड़े ही होंगे ना, मैंने 10,000 का खर्चा किया क्या कुछ, जो कैश पड़ा था वो तो पड़ा ही है ना, 10,000 रुपये तो मेरे पड़े ही हैं, वो तो पहले से ही। तो इसका मतलब कि अब मेरे पास ये जो एसेट्स है ना, वो 10,000 पहले कैश पड़े थे और 5,000 का सामान आ गया, मतलब एसेट्स हो गए मेरे टोटल 15,000 रुपये। और इस तरफ कैपिटल मेरे पास 10,000 पड़ा था और 5,000 की लायबिलिटी हो गई, तो एसेट्स और लायबिलिटी मिलाकर भी हो गए मेरे 15,000। तो इसका मतलब इस वक्त भी जितने एसेट्स हैं तो उतनी मेरी कैपिटल और लायबिलिटी भी है ना। समझ आ रही है ना बात। इसका मतलब आप कोई भी ट्रांजेक्शन करोगे ना, कुछ भी करोगे ना, तो उसमें एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी होगा ही होगा। ए इक्वल टू सी प्लस एल। इस चैप्टर में, छोटा सा चैप्टर है हमारा, लेकिन इस चैप्टर में हमें यही चीज़ प्रूव करके बतानी है कि हर ट्रांजेक्शन के बाद आपकी एसेट्स और कैपिटल प्लस लायबिलिटी इक्वल बनेंगे या नहीं बनेंगे, हर चीज़ में से प्रूव करके बताना है। ये चैप्टर सिर्फ आपको ऐसे समझो ये इक्वेशन सही है या गलत है, वो प्रूव करने के लिए ये चैप्टर दिया हुआ है। बाकी इसका जो प्रॉपर हम लोग हिसाब किताब लिखते हैं, मतलब जो प्रॉपर अकाउंट लिखते हैं, वो हम लोग आगे के चैप्टर्स में सीखेंगे। ठीक है, तो जस्ट नॉलेज देने के लिए, जस्ट बेसिक चीज़ें सिखाने के लिए आपको ये चैप्टर दिया हुआ है। अब इस चैप्टर में अगर हम लोग सम्स देखें ना, तो आपकी एक्सरसाइज में सिर्फ एक ही सम है, इसमें कोई ज़्यादा क्वेश्चन ही नहीं, एक ही क्वेश्चन है, उसमें कुछ एंट्रीज हैं। लेकिन वो क्वेश्चन देखें ना, उससे पहले वो क्वेश्चन लिखना कैसे है, अगर एग्ज़ाम में पूछे तो इसका फॉर्मेट कैसे बनाना है, लिखना कैसे है, वो आपको समझना है। तो उसके लिए आप लोग कुछ देर के लिए टेक्स्ट बुक साथ में लेकर बैठो, तो मैं आपको एक दो एग्जाम्पल वो टेक्स्ट बुक में समझाऊँ, फिर हम लोग सम्स करें कि आपकी टेक्स्ट बुक में प्रॉपरली लिखा हुआ है। मैंने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन के लिए वैसे नहीं लिखा है, मैं तो डायरेक्ट लिख रहा हूँ। फिर तो देखो आपकी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 110 और 111 देखना। हाँ साथ में वो जो इलस्ट्रेशन 1 दिया हुआ है ना पेज नंबर 110 पे, उसमें सामने सामने दोनों पेज पे जो टेबल बना हुआ है, आपको भी आपकी बुक में दोनों पेज पे पूरा टेबल एक साथ बनाना है। इसमें दो पेजेस साथ में लेना आप लोग, जिसमें एक साइड के पेज पे आगे पीछे पेज मत लेना, बुक में दोनों पेज साथ में लिखना कि उसमें एक साइड बुक पे जो है, एक साइड पेज पे ये सीरियल नंबर, ट्रांजेक्शंस एंड जर्नल एंट्री, डेबिट क्रेडिट, इफेक्ट, इतना एक पेज पे। और दूसरे पेज पे जैसा लिखा हुआ है कि ए इक्वल टू सी प्लस एल, तीन बॉक्स बनाएंगे, एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, बरोबर। तो हर एक एंट्री में पूरे दोनों पेज पे साथ में लिखना है आपको। देखो मैं एक दो इसमें बताऊं, फिर मैं यहाँ पे भी जो है वो समझाता हूँ कि एक्सरसाइज का सम डायरेक्टली शुरू करते हैं। देखो जैसे इलस्ट्रेशन 1 में पहली एंट्री है ना, नंबर 1 पे दिया हुआ है ब्रॉड 50,000 एंड कमेंस्ड बिजनेस, कि 50,000 लेके आए और बिजनेस शुरू किया। ठीक है, ऐसा दिया हुआ है। तो सबसे पहले लिखते हैं जर्नल एंट्री, नंबर 1 के बाद जो लिखा हुआ है ना जर्नल एंट्री इस बॉक्स में, तो बिजनेस शुरू किया, उसकी जर्नल एंट्री क्या। अब देखो जर्नल एंट्री आपको 4 चैप्टर के हिसाब से आनी ही चाहिए। एक बार और आपको याद करवा रहा हूँ, जर्नल एंट्री का चैप्टर अच्छी तरह से रूल वाइज कंप्लीट करना, क्योंकि अगर जर्नल एंट्रीज नहीं आएगी ना, तो इस चैप्टर में नहीं, आगे के सभी चैप्टर में कंफ्यूजन होगा। सबके सब चैप्टर टोटली जर्नल एंट्री के ऊपर डिपेंडेंट हैं, तो वो चैप्टर अच्छी तरह से कंप्लीट करना आप लोग। तो चलो फिर से यहाँ पे आते हैं कि सबसे पहले इसकी जर्नल एंट्री लिखेंगे, ब्रॉड 50,000 इन कमेंस्ड बिजनेस, 50,000 से जो बिजनेस शुरू किया, तो जर्नल एंट्री करते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। जर्नल एंट्री यही करते हैं ना कि कैश लेके आए हैं तो कैश अकाउंट डेबिट में,
और घर से लेके आए तो उसको क्या लिखते हैं, कैपिटल अकाउंट। डेबिट और क्रेडिट दोनों में 50,000। और आखिरी में जो इफेक्ट दिया हुआ है ना, तो उस इफेक्ट में लिखेंगे कैश के सामने कैश का इफेक्ट लिखेंगे कि कैश आया तो उसका इफेक्ट क्या होगा, कैश इंक्रीज। कैश आ रहा है तो इफेक्ट क्या, कैश इंक्रीज। और टू कैपिटल मतलब कि ये घर का जो पैसे ला रहे हैं तो ये कैपिटल ना, तो उसके सामने लिखेंगे इफेक्ट में कैपिटल इंक्रीज। मतलब एक कैश इंक्रीज और दूसरा कैपिटल इंक्रीज, ऐसे ये इफेक्ट लिखेंगे ना। और इस इफेक्ट का जो पास वाले पेज में आपको दिया हुआ है A=C+L, वहाँ पे लिखेंगे, ये दोनों इफेक्ट करेंगे। जैसे सबसे पहले कैश इंक्रीज, तो कैश कहाँ लिखते हैं, एसेट्स में, कैपिटल में कि लायबिलिटी में। वो सोचना कि कैश कहाँ पे लिखा जाता है, तो कैश लिखा जाता है एसेट्स में, तो इसलिए एसेट्स में लिखेंगे कैश। कैश हमारी एसेट है ना, तो वो एसेट्स में लिखेंगे कैश 50,000 रुपीज़। जो दूसरी इफेक्ट है ना वो है कैपिटल इंक्रीज, तो कैपिटल कहाँ पे लिखेंगे, कैपिटल भी लिखेंगे कैपिटल में ही, तो कैपिटल में लिखेंगे कैपिटल 50,000। और लायबिलिटी में कुछ नहीं आया तो ज़ीरो। तो इसका मतलब नीचे वो क्या कहते हैं, डबल लाइन करके इन्होंने क्लोज किया है, तो वहाँ पे चेक करते हैं ना कि देखो कैश 50 है, कैपिटल 50 और लायबिलिटी ज़ीरो, मतलब कि A=C+L वो बराबर है ना, कि जितना कैश है उतना ही कैपिटल प्लस लायबिलिटी है हमारे पास। इक्वेशन बरोबर ना। देखो फिर जैसे सेकेंड एंट्री है कि फर्नीचर परचेज्ड फॉर ₹10,000, 10,000 का फर्नीचर खरीदा, तो उसकी जर्नल एंट्री क्या करते हैं सबसे पहले कि फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। फर्नीचर खरीदा है तो फर्नीचर ही लिखते हैं, उसमें परचेस नहीं लिखते। कुछ गुड्स खरीदो तो परचेस लिखते हैं, तो यहाँ फर्नीचर ही लिखेंगे, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट में 10,000 ही लिखी जाएगी। इफेक्ट में क्या लिखेंगे उसमें कि देखो फर्नीचर परचेज किया है ना, तो इफेक्ट में लिखेंगे फर्नीचर इंक्रीज, फर्नीचर के सामने ही फर्नीचर इंक्रीज। और टू कैश अकाउंट, तो टू कैश अकाउंट मतलब पैसे दिए हमने, तो उसके सामने क्या लिखा जाएगा, कैश डिक्रीज। पैसे दिए हैं मतलब कैश डिक्रीज ऐसे लिखेंगे। और इसकी इफेक्ट देखो दूसरे पेज पे A=C+L, उसमें अगर लिखे ना तो फर्नीचर खरीदा है, फर्नीचर इंक्रीज, तो फर्नीचर कहाँ लिखा जाता है, एसेट्स में लिखा जाता है, फर्नीचर एसेट है ना हमारी। और दूसरा कैश डिक्रीज, वो कैश भी कहाँ लिखा जाता है, तो कैश भी एसेट्स में ही लिखा जाएगा, कैश भी एसेट्स में ही लिखा जाएगा उसमें। तो इसका मतलब देखो कि जो कैश में वहाँ कैसे लिखते हैं, ध्यान देना बेटा, जो आपके अंदर लिखा हुआ है ना कैश, फिर अंदर लिखा हुआ है 50,000 और उसमें से माइनस फर्नीचर परचेज 10,000। इसका मतलब क्या कि पहले उससे ऊपर वाले जो टेबल में था कि उसमें कैश 50,000 था हमारे पास, उसमें से अब हमने 10,000 माइनस किया। 10,000 माइनस किया क्यों, क्योंकि फर्नीचर खरीदा तो कैश 10,000 गया ना, कैश डिक्रीज, डिक्रीज हुआ मतलब वो माइनस करेंगे। तो 10,000 माइनस किया तो अब हमारे पास कैश कितना पड़ा हुआ है बिजनेस में, 40,000। पहले 50,000 का कैश था, अब 10,000 कम कर दिए, तो इसका मतलब अब हमारे पास 40,000 का कैश है। और दूसरा फर्नीचर इंक्रीज, जो फर्नीचर खरीदा तो वो भी कहाँ लिखते हैं, एसेट्स में ही लिखते हैं ना, तो उसके नीचे लिखेंगे फर्नीचर 10,000 रुपीज़, कि 10,000 का फर्नीचर आ गया। तो इसका मतलब अब टोटल एसेट कितनी हो गई, तो कैश 40,000 है, फर्नीचर 10,000, तो टोटल एसेट्स हो गई हमारी 50,000 की। 50,000 की एसेट हुई ना, और उसके सामने कैपिटल, तो कैपिटल में तो कोई इफेक्ट था नहीं, तो ऊपर 50,000 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे भी कैपिटल 50,000 ही लिख देंगे। और लायबिलिटी में भी कुछ नहीं, तो उस पर भी ज़ीरो। तो इसमें भी देखो A=C+L हुआ ना, कि फर्नीचर सॉरी एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, हुआ कि नहीं। तो ऐसे आप कोई भी ट्रांजेक्शन लिखोगे ना और उसमें ऐसी जो इफेक्ट रखोगे तो भी आपका A=C+L बना ही रहेगा। अब लिखना कैसे है वो समझ में आ गया ना। आप लोग नोटबुक में 2 पेज पे ये टेबल बनाओगे, एक पेज पे ये सब चीज़ें जर्नल एंट्री, डेबिट, क्रेडिट और इफेक्ट, दूसरे पेज पे A=C+L ये लिखोगे, और उनके हिसाब से अब हम लोग एंट्री करते जाएं। अब मैं अब यहाँ पे देखो
कि यहाँ पर अब मैं फाइनल एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन शुरू कर रहा हूँ। एक ही क्वेश्चन है उसमें, कि उनमें ये एंट्रीज देखते जाएं कि हर एक की जर्नल एंट्री कैसे करनी है और इफेक्ट भी कैसे देना है। ठीक है ना, तो वो एक एक करके समझते जाएं और आप लोग जो है वो उसे लिखते जाना। जैसे इसमें लिखा हुआ है कि राइट जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन एंड एक्सप्लेन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बेस्ड ऑन इक्वेशन। जर्नल एंट्री लिखनी है और फिर अकाउंटिंग इक्वेशन प्रूव करना है कि a इक्वल टू सी प्लस एल होगा या नहीं होगा। तो देखो इनमें सबसे पहली एंट्री लिखा हुआ है नंबर 1 पे कि कमेंस्ड बिजनेस विथ कैपिटल ऑफ रुपीज 80,000, 80,000 लाकर बिजनेस शुरू किया। ठीक है, तो सबसे पहले उनकी जर्नल एंट्री मैंने देखो ये दो टेबल बनाए हैं, ये फर्स्ट और सेकंड टेबल जो है, तो ये आपको दो पेज पे बनाना है, सामने सामने एक ही लाइन में बनाना। हाँ, कि ये पहला वाला पहले पेज पे और उसके पास वाले पेज पे दूसरा टेबल। तो सबसे पहले यहाँ जर्नल एंट्री लिखे, तो पैसे लाकर बिजनेस शुरू किया है, तो एंट्री क्या करते हैं, एंट्री आती है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री आएगी ना। अमाउंट में लिखेंगे 80,000 80,000। इफेक्ट लिखें तो जो कैश अकाउंट है ना उसके सामने इफेक्ट लिखेंगे कि यहाँ पर पैसे आए, हमारे पैसे आए मतलब कैश इंक्रीज, ऐसा लिखेंगे ना, कैश इंक्रीज। और उसके सामने टू कैपिटल अकाउंट, तो कैपिटल के सामने हम लोग उसमें इफेक्ट में लिखेंगे कि कैपिटल इंक्रीज, कैपिटल आया है तो वो कैपिटल इंक्रीज ही हुआ हमारा। ठीक है, इन इफेक्ट में ध्यान देना। और दूसरे पेज पे a इक्वल टू सी प्लस एल, उसमें लिखेंगे कि देखो कैश इंक्रीज, तो कैश इंक्रीज मतलब कि वो कहाँ पे लिखा जाता है, वो लिखा जाएगा एसेट्स में, तो एसेट्स में लिखेंगे कैश सामने 80,000 रुपीज। और दूसरा है कैपिटल इंक्रीज, तो कैपिटल कहाँ पे लिखते हैं, कैपिटल में ही लिखेंगे, कैपिटल में लिखेंगे कि कैपिटल 80,000, लायबिलिटी में कुछ भी नहीं तो ज़ीरो लिख देंगे। और यहाँ पे नीचे टोटल कर देंगे कि यहाँ तो 80,000 ही है, मतलब टोटल में वही आएगा 80,000। टोटल करते वक्त हमेशा ऊपर एक लाइन और नीचे दो लाइन कि ये टोटल कंप्लीट हुआ। कैपिटल में भी ये 80,000 ही है और यहाँ पे ये ज़ीरो ही रहेगा। तो जो फॉर्मूला है a इक्वल टू सी प्लस एल, तो यहाँ एसेट्स वो कैपिटल और लायबिलिटी जितना है ना, कि इन दोनों का प्लस 80,000 प्लस ज़ीरो इक्वल टू 80,000 ही रहेगा। सही है ना ये इक्वेशन। ऐसे ही ये दूसरी देखो, दूसरी एंट्री कि 20,000 डिपॉजिटेड विथ बैंक एंड ओपन अकाउंट, 20,000 बैंक में डालकर हमने एक अकाउंट खुलवाया। ठीक है ना, बैंक में हमने पैसे डाले। तो सबसे पहले जर्नल एंट्री क्या करते हैं, जर्नल एंट्री आती है उसकी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब जर्नल एंट्री याद होनी चाहिए, अब इनके रूल वाइज मैं फिर से नहीं बताऊंगा, 4th चैप्टर में पूरे में हर एक रूल हमने समझा है कि यहाँ पे हमने बैंक में पैसे डाले हैं तो इसका मतलब हमारे पैसे गए, पैसे गए मतलब कैश अकाउंट क्रेडिट में लिखेंगे, और बैंक को फ़ायदा मिल रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट में लिखेंगे। ठीक है ना, ऐसे रूल वाइज सब जर्नल एंट्री करनी है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अमाउंट में 20,000 ही लिखेंगे। बैंक अकाउंट के सामने हम लोग इफेक्ट लिखेंगे उसका कि बैंक में हमने पैसे डाले, मीन्स बैंक बैलेंस इंक्रीज। इफेक्ट में यही आता है, क्या इंक्रीज हो रहा है क्या डिक्रीज हो रहा है, कि बैंक में पैसे डाले हैं तो बैंक बैलेंस इंक्रीज, और टू कैश अकाउंट हमारे पैसे गए, हमारे फिलहाल शॉप में से, फिलहाल बिजनेस में से तो पैसे गए ना, तो कैश के सामने उसकी इफेक्ट लिखेंगे कैश डिक्रीज। अब इनकी इफेक्ट दें तो पहले सोच लिया करो दोनों की इफेक्ट कहाँ जाएगी, कि जैसे बैंक बैलेंस इंक्रीज तो बैंक बैलेंस कहाँ जाता है, वो भी हमारा एसेट्स है, एसेट्स में ही जाएगा। बैंक बैलेंस एसेट है हमारा तो वो एसेट में ही रहेगा। उसके बाद कैश डिक्रीज, तो कैश भी हमारा एसेट है। ठीक है ना, कैश भी तो हमारा एसेट ही कहला है, मतलब दोनों एंट्री एसेट में ही रहेगी। अब इनकी एंट्री करते वक्त एसेट में सबसे पहले पुराना हमारे पास क्या पड़ा हुआ है वो चेक कर लो, कि पुराना हमारे पास कैश था, कैश था ना इससे पहली वाली एंट्री में, बराबर। आप लोग टेबल बनाओगे तो सब आपको लाइन वाइज दिखेगा उसमें कि पहले हमारे पास कैश पड़ा हुआ था 80,000 और उसमें से यहाँ इफेक्ट हुआ कैश डिक्रीज,
पैसे कम हो गए, कितने कम हुए, 20,000 रुपीज़ कम हुए। तो हमारे पास जो कैश था उस कैश में लिखेंगे 80,000 माइनस 20,000, ये ब्रैकेट में लिख देंगे, और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कितना, 60,000 रुपीज़। बरोबर, कैश कितना आ जाएगा, 60,000 अब हमारे पास बचा। पहले 80,000 था, 20,000 बैंक में डाल के आए, तो अब हमारे पास कैश 60,000 है। और दूसरी जो इफेक्ट है ना, ये बैंक बैलेंस इंक्रीज, तो उसे भी एसेट्स में ही लिखते हैं ना। तो एसेट्स में यहाँ पे एक नया नाम करके लिखते हैं कि बैंक बैलेंस, कि बैंक बैलेंस कितना है हमारे पास, 20,000 का है। ठीक है, कैपिटल में तो कुछ इफेक्ट हुआ नहीं ना, तो जो पहले 80,000 थे हमारे पास कैपिटल, अभी भी वही 80,000 कैपिटल पड़े हुए हैं। तो इसका मतलब कैपिटल में तो वही लिखेंगे 80,000 रुपीज़, और लायबिलिटी में भी कुछ भी नहीं, तो वहाँ पे भी ज़ीरो ही लिखेंगे, ऐसा ही रहेगा। ठीक है, और इसका टोटल कर देते हैं कि देखो एसेट में हमारे पास 60,000 रुपये कैश पड़े हैं और 20,000 बैंक में पड़े हुए हैं, मतलब टोटल एसेट हमारे पास 80,000 की है। इन दोनों का टोटल कर देंगे कि टोटल 80,000 की एसेट है हमारे पास। कैपिटल में भी ये 80,000 ही है, और लायबिलिटी में कुछ भी नहीं, ज़ीरो। तो इसका मतलब कि ये एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, ये बना ना हमारा, बरोबर ना। ये वो इन दोनों के टोटल जितना ही है। हर एक के एंड में ये एसेट्स वो कैपिटल और लायबिलिटी के टोटल जितना ही होना चाहिए, ए इक्वल टू सी प्लस एल। ऐसे ही देखो तीसरी एंट्री, इसमें दिया हुआ है गुड्स ऑफ 40,000 परचेज फ्रॉम हिमानी ऑन क्रेडिट, कि हमने 40,000 का सामान हिमानी से परचेज किया है क्रेडिट पे, मतलब उधार पे खरीदा है। तो सबसे पहले अगर जर्नल एंट्री करें ना, तो जर्नल एंट्री ऐसी आती है, परचेस अकाउंट डेबिट टू हिमानी अकाउंट। सामान खरीदा है तो परचेस अकाउंट डेबिट में, और उधार पे खरीदा तो यहाँ पे उसका नाम लिखेंगे हिमानी अकाउंट, बरोबर। अमाउंट में 40,000, इफेक्ट में लिखेंगे, परचेज के सामने इफेक्ट लिखेंगे, हमने सामान खरीदा, मतलब इफेक्ट में आएगा स्टॉक इंक्रीज, स्टॉक इंक्रीज या गुड्स इंक्रीज, जो भी लिखो उसमें, कि स्टॉक बढ़ गया ना हमारे पास अगर हमने सामान खरीदा तो। और दूसरा, हिमानी के सामने इफेक्ट क्या लिखेंगे, तो ये हिमानी को हमें पैसे देने हैं, उधार पे खरीदा ना, तो हमें इनको पैसे देने हैं, तो इसका इफेक्ट आएगा लायबिलिटी इंक्रीज। किसी को भी पैसे देना बाकी हो तो उसका इफेक्ट क्या लिखते हैं, लायबिलिटी इंक्रीज, के लायबिलिटी बढ़ी। तो अब इनका इफेक्ट कैसे देंगे, ध्यान देना कि सबसे पहले एसेट्स में लिखे हम लोग कि पहले हमारे पास कैश 60,000 था, इससे पहले वाले क्वेश्चन में 60,000 रुपये कैश पड़े थे ना, उस पर कोई इफेक्ट हुआ। यहाँ पे जो हमने इफेक्ट लिखा है ये स्टॉक इंक्रीज, तो स्टॉक एसेट्स में ही आता है। ठीक है ना, ये अब माइंड में रखना कि स्टॉक को क्या है, वो एसेट है हमारा, वो तो एसेट में ही आएगा। और लायबिलिटी इंक्रीज तो उसे लायबिलिटी में लिखेंगे। लेकिन इसको एसेट में लिखेंगे कैसे स्टॉक को, तो देखो पहले हमारे पास कैश 60,000 था, क्या उस पर कोई इफेक्ट हुआ कि कैश इंक्रीज या डिक्रीज, कुछ नहीं हुआ ना, ऐसा तो कोई इफेक्ट नहीं है ना। तो कैश 60,000 का 60,000 ही लिखेंगे। बैंक बैलेंस हमारे पास 20,000 का था, इससे पहले जो भी पहले की चीज़ें हैं वो तो लिखनी है ना, वो कहीं थोड़ी जा रही है हमारे। तो बैंक बैलेंस 20,000 का है तो वो 20,000 ही लिखेंगे एज इट इज़, और उसके साथ फिर नया नाम लिखेंगे स्टॉक, कि ये स्टॉक इंक्रीज, तो वो एसेट्स में ही लिखेंगे ना, एसेट में नया नाम लिखेंगे स्टॉक 40,000 रुपीज़। ठीक है, अब कैपिटल में पहले ये तीनों चीज़ें स्टॉक की हो गई। अब कैपिटल में, तो कैपिटल में कुछ इंक्रीज डिक्रीज नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, तो मतलब कैपिटल में ये 80,000, वो तो 80,000 ही लिखेंगे, जितना कैपिटल है उतना ही है हमारे पास। लायबिलिटी में, तो अब लायबिलिटी में इंक्रीज हुआ है, लायबिलिटी में नाम आया, पहले ज़ीरो लिखा था ना, अब इसमें लिखेंगे लायबिलिटी, ब्रैकेट में नाम लिखेंगे हिमानी, पता तो चले ना किसको पैसे देने हैं, तो हिमानी नाम लिखेंगे, और उसमें कितना है, तो 40,000 रुपीज़। तो अब जो टोटल करें ना हम लोग, तो देखो हमारे पास अब 60,000 कैश पड़ा हुआ है, 20,000 का बैंक बैलेंस है, और 40,000 का स्टॉक है हमारे पास, तो मतलब मिलाकर टोटल एसेट हमारी 1,20,000 की है।
उसके सामने कैपिटल, तो कैपिटल 80,000 का ही है, और नई लायबिलिटी आई हमारी 40,000 की। तो इसका मतलब यहाँ पर भी A इक्वल टू सी प्लस एल वो बना ना, कि एसेट्स वो कैपिटल और लायबिलिटी जितनी है ना, 80 प्लस 40,000, 80,000 और 40,000 कितने हुए, 1,20,000। तो इक्वेशन बरोबर बैठी ना, हर सम के एंड में ये इक्वेशन बरोबर बैठनी चाहिए ना। अब देखो जैसे थर्ड वैसे या फोर्थ वाला देखें। अब इसमें है कि गुड्स ऑफ 30,000 परचेज फॉर कैश, कि हमने कैश में खरीदा है सामान। तो कैश में सामान खरीदा तो उसकी जर्नल एंट्री पहले तो कैसे करते हैं कि परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यही ना, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितना लिखेंगे, 30,000 रुपीज़ अमाउंट में। इफेक्ट क्या देंगे, तो देखो परचेस अकाउंट डेबिट हमने परचेस किया है, तो इफेक्ट आएगा स्टॉक इंक्रीज, कि स्टॉक इंक्रीज हुआ हमारा। और सामने कैश दिया ना, उधार नहीं है, कैश पे ही दिया, तो इसका मतलब उसकी इफेक्ट आएगी कैश डिक्रीज, कि एक स्टॉक इंक्रीज एक कैश डिक्रीज, दोनों की इफेक्ट कहाँ लिखेंगे, तो स्टॉक इंक्रीज, स्टॉक की इफेक्ट लिखते हैं एसेट्स में, तो वो एसेट्स में लिखेंगे। और कैश डिक्रीज, तो कैश भी तो लिखा जाता है एसेट्स में, तो उसे भी एसेट्स में ही लिखेंगे। ठीक है, दोनों एसेट्स में लिखे जाएंगे। तो हम लोग एसेट्स में जाते हैं, सबसे पहले कैश, तो कैश पे इफेक्ट आया ना, क्या हुआ, कैश डिक्रीज हो गया। तो ऊपर वाली टेबल में देखो, मतलब ऊपर वाले नंबर 3 में देखो, हमारे पास पहले कितना कैश था, तो पहले हमारे पास 60,000 रुपीज़ कैश था, और उसमें से 30,000 माइनस करेंगे, ये 30,000 दे दिए ना, सामान खरीदा तो 30,000 रुपये दे दिए। तो पहले 60,000 था, उसमें से 30,000 दे दिए, तो अब हमारे पास कैश कितना है, 30,000 रुपीज़ है। ओके, कैश के बाद बैंक बैलेंस, ये भी चीज़ ध्यान रखो बेटा, आपके ऊपर वाली टेबल में, अब यहाँ तो मैं एक एक का अलग अलग बता रहा हूँ, आप तो पूरे पेज में बनाओगे ना वो टेबल, तो उस टेबल पे आपके नंबर 3 में जो जो नाम दिए हुए हैं ना, वही नाम लाइन वाइज हर एक में लिखते जाना। जैसे नंबर 3 में पहले कैश, फिर बैंक बैलेंस, फिर स्टॉक, तो यहाँ पे भी पहले कैश, फिर बैंक, फिर स्टॉक, ऐसे ही लिखना। और जिस पे इफेक्ट होती हो तो ब्रैकेट में लिखकर वो इफेक्ट दे देना, कि जैसे पहले लिखोगे उसमें कैश, तो कैश पे इफेक्ट हुई ना, 60 में से 30,000 कैश दे दिया हमने, तो माइनस करके अब हमारे पास 30,000 का कैश है। उसके बाद बैंक बैलेंस, तो बैंक बैलेंस पे तो कोई भी असर नहीं हुआ ना, उस पर कोई इफेक्ट नहीं है, तो मतलब बैंक बैलेंस वही लिखेंगे 20,000, जो पहले वाले में था नंबर 3 में, वही लिखेंगे 20,000। और स्टॉक, नंबर 3 में देखो कि स्टॉक लिखा हुआ है, तो स्टॉक में इफेक्ट हुआ है स्टॉक इंक्रीज, तो स्टॉक हमारे पास पहले था 40,000 रुपये, और नया अब इंक्रीज हुआ कितना, 30,000, 30,000 का स्टॉक खरीदा ना, तो मतलब 40,000 में ये 30,000 प्लस करेंगे, तो अब हमारे पास स्टॉक कितना है, 70,000 रुपीज़ है। ये मिला ना हमें स्टॉक। ठीक है, फिर यहाँ कैपिटल पे इफेक्ट देखो, कैपिटल पे कोई इफेक्ट आई थी, कुछ भी नहीं, तो कैपिटल पे 80,000 ही लिखेंगे। और लायबिलिटी, लायबिलिटी पे कोई इफेक्ट थी, तो उस पर भी कोई इफेक्ट नहीं, लायबिलिटी में भी हिमानी 40,000 ही लिखेंगे, उसको अभी पैसे दिए नहीं हैं। और टोटल देख लो, तो यहाँ पर एसेट्स में अब हमारे पास कैश 30,000 रुपये है, बैंक बैलेंस 20,000 का है, और स्टॉक 70 का है, तो मतलब टोटल हो गया 1,20,000 रुपीज़। और कैपिटल में वही है 80,000 इसका टोटल, और लायबिलिटी में ये 40,000 इसका टोटल। तो यहाँ पर भी एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी वो बना रहा ना, ए इक्वल टू सी प्लस एल वो बना के नहीं। ठीक है ना, ऐसे में जितना हो ना, ऐसे एक एक एंट्री यहाँ सुनने के साथ साथ आप लोग बुक में करते भी जाओ, तो बुक में लिखोगे ना तो आपको क्लियरली पता चलेगा आप कैसे कैसे लिखते जाना है। अब जैसे नंबर 4 किया, वैसे ही नंबर 5 में इसमें है कि गुड्स ऑफ 35,000 सोल्ड फॉर 55,000 ऑन, सॉरी, टू जसलिन ऑन क्रेडिट, कि 35,000 का गुड्स हमने जसलिन को 55,000 में बेच दिया। हमारा जो सामान है वो हम जिसको भी बेचेंगे तो थोड़ा तो प्रॉफिट चढ़ा के बेचेंगे ना,
तो 35,000 का सामान था, हमने 55,000 में बेच दिया जसलीन को, तो हमने सेल किया है, सोल्ड, सेल किया। तो जर्नल एंट्री क्या करते हैं, जर्नल एंट्री करते हैं जसलीन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। क्या आएगा, जसलीन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, अमाउंट कितनी लिखेंगे, तो अमाउंट तो 55,000 की ही लिखेंगे, क्योंकि हमने जसलीन को कितने में बेचा सामान, हमने तो 55 में ही उसे बेचा ना, बरोबर ना, और उधार पे बेचा है, कैश नहीं आया है। तो यहाँ पे इनकी एंट्री कैसे करेंगे, ध्यान से समझना कि जसलीन के सामने इफेक्ट क्या लिखें, तो इसके सामने बिल्कुल इफेक्ट लिखेंगे रिसीवेबल इंक्रीज। जब किसी से भी पैसे लेना बाकी हो ना, तो उसे रिसीवेबल्स में लिखते हैं। ये भी नोट करना बेटा, किसी को पैसे देना बाकी हो ना, तो उसको लिखते हैं लायबिलिटी इंक्रीज। लेकिन किसी से पैसे लेना अगर बाकी हो ना, भाई पैसे लेने हैं हमें, तो उसको लिखते हैं रिसीवेबल इंक्रीज। ठीक है, तो जसलीन के सामने लिखा जाएगा रिसीवेबल इंक्रीज, भाई इससे पैसे लेने, हमने बेचा है तो इससे 55,000 लेने हैं हमें। और सेल किया, तो सेल किया मतलब क्या सेल किया हमने, हमारे पास जो सामान पड़ा था, जो गुड्स पड़ा था, जो स्टॉक था, उसी स्टॉक में से ही हमने सामान बेचा ना। तो इसका मतलब अगर हम लोग सेल कर रहे हैं ना, तो उसमें लिखा जाएगा स्टॉक डिक्रीज, हमारा सामान कम हो गया क्योंकि हमने बेच दिया। परचेज करते हैं, कुछ खरीदते हैं, तो लिखते हैं स्टॉक इंक्रीज, और अगर बेच रहे हैं तो क्या लिखा जाएगा, स्टॉक डिक्रीज। ऐसा ही डिफरेंस लिखेंगे ना इसमें। ठीक है, अब उनके सामने इनकी इफेक्ट कैसे दे, तो देखो जो रिसीवेबल इंक्रीज, रिसीवेबल की इफेक्ट कहाँ जाती है, उसकी इफेक्ट जाती है एसेट्स में। किसी से भी पैसे लेना बाकी हो मतलब एसेट ही कहलाया, पैसे देना बाकी हो ना, तो लायबिलिटी में लिखते हैं, तो यहाँ रिसीवेबल में ही लिखेंगे। और ये सेल्स में स्टॉक डिक्रीज, स्टॉक डिक्रीज मतलब ये भी एसेट्स में लिखेंगे, तो ये रिसीवेबल ये भी एसेट्स में आएगा, और ये स्टॉक ये भी एसेट्स में आएगा। तो अब एसेट में कैसे लिखेंगे, ये चीज़ समझना कि सबसे पहले कैश, तो कैश पहले, इससे पहले वाले क्वेश्चन नंबर 4 में हमने देखा कि अब हमारे पास कैश 30,000 रुपये बचा था। अब यहाँ कैश पे तो कोई इफेक्ट नहीं है, मतलब कैश में तो लिखेंगे 30,000 रुपये। ठीक है, उसके बाद बैंक बैलेंस, तो बैंक बैलेंस पे भी कोई इफेक्ट नहीं, तो पहले जितना लिखा था उतना ही लिखेंगे 20,000 रुपीज़। फिर स्टॉक, तो स्टॉक पे इफेक्ट हुआ हमारा, हुआ ना स्टॉक पे इफेक्ट, क्या इफेक्ट हुआ, तो स्टॉक डिक्रीज हुआ है, कितना, 55,000 का। तो इसका मतलब स्टॉक में पहले 70,000 और उसमें से माइनस, हाँ यहाँ माइनस 55 नहीं, यहाँ माइनस हम लोग करेंगे 35,000 का, क्योंकि हमारा सामान तो 35 का ही था ना, वो तो हमने प्रॉफिट चढ़ा के उसको 55 में बेचा है। तो यहाँ स्टॉक में हम लोग माइनस कितना करेंगे, 35,000 माइनस करेंगे, तो हमारे पास अब स्टॉक बचेगा बाकी का 35,000। और उसके नीचे ही नया नाम लिखेंगे अब रिसीवेबल्स, कि ये हमें पैसे लेना बाकी है ना उससे, तो वो रिसीवेबल में लिखेंगे, कितना, 55,000 रुपीज़। ठीक है, तो अब यहाँ पे सिर्फ इसी एंट्री में ये एक स्पेशल पॉइंट नोट कर लो कि जब भी हम उसको सामान बेच रहे हैं ना, किसी को भी सामान बेच रहे हैं, तो हम लोग प्रॉफिट चढ़ा के बेचते हैं। और प्रॉफिट वो कहाँ लिखते हैं, तो प्रॉफिट हमेशा लिखा जाता है कैपिटल में। प्रॉफिट को जर्नल एंट्री में नहीं लिखते हम लोग, कभी जर्नल एंट्री में ऐसा लिखते हैं प्रॉफिट अकाउंट डेबिट, नहीं ना। तो प्रॉफिट को कभी भी जर्नल एंट्री में नहीं लिखा जाता है, लेकिन इफेक्ट देते वक्त ये प्रॉफिट को अलग से बताना पड़ेगा। और प्रॉफिट हमेशा कहाँ जाएगा, तो वो जाएगा कैपिटल में, क्योंकि प्रॉफिट मालिक को ही मिलेगा ना, तो उसे के कैपिटल में ही जाएगा। तो यहाँ पे जो हमने सामान बेचा है ना, तो ये जो 35,000 का सामान बेचा है, तो स्टॉक में से तो हम लोग 35,000 ही माइनस करेंगे, लेकिन 35,000 का सामान हमने 55,000 में बेचा, 55 में बेचा, तो ये जो 20,000 रुपये हमें ज़्यादा मिले ना, वो 20,000 रुपये का प्रॉफिट हम लोग कैपिटल में लिखेंगे। ठीक है, ये जो एडजस्टमेंट करना होगा, ये जो हमें चेक करना होगा, वो सिर्फ ये सेल वाली एंट्री में, जब किसी को सेल करते हैं तो ही प्रॉफिट मिलेगा ना,
तो उसी वक्त ही ये चीज़ चेक करते हैं ध्यान से। ओके, तो देखो अब यहाँ पर जो है वो इसकी एंट्री जैसे की जाएगी ना कि एसेट्स में तो सब लिखे हमने, रिसीवेबल ये नया नाम आ जाएगा 55,000, रिसीवेबल में तो पूरे 55 लिखेंगे ना, क्योंकि जसलिन से तो हमें पूरे 55,000 ही लेने हैं। और कैपिटल में इफेक्ट आएगा क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट मिला हमें, तो कैपिटल में पहले 80,000 था हमारे पास, प्लस 20,000 लिखेंगे, प्लस 20,000 का प्रॉफिट, तो टोटल अब हमारे पास कैपिटल हो गया 1 लाख रुपीज़। लायबिलिटी में कोई इफेक्ट नहीं, वो तो वही लिखेंगे जो पहले में था, वही लिखेंगे 40,000। तो अब जो टोटल करें ना, तो यहाँ एसेट्स में कैश, बैंक बैलेंस, स्टॉक, रिसीवेबल सब मिलाकर हमारे पास हो गए 1,40,000 रुपीज़। कैपिटल में ये टोटल 1 लाख, और लायबिलिटी में तो लायबिलिटी में 40,000, तो यहाँ पे भी 1,40,000 इक्वल टू 1 लाख प्लस 40,000 हुआ ना, इन दोनों का टोटल वो यही एसेट्स रहा कि नहीं, समझ आई ना बात, ए इक्वल टू सी प्लस एल वो बना रहा ना, ठीक है ना। कोई भी इफेक्ट हो ना, अगर यहाँ पे आप लोग प्रॉफिट नहीं लिखोगे, समझो बाय चांस आप ये 20,000 रुपये यहाँ कैपिटल में लिखना भूल गए, तो क्या होगा, तो फिर इनका टोटल नहीं बैठेगा, ए इक्वल टू सी प्लस एल नहीं होगा ना। तो ऐसा कुछ अगर हुआ, इसका मतलब हमने हिसाब किताब लिखने में भूल की है। हमेशा ही ए इक्वल टू सी प्लस एल बनना ही चाहिए, ठीक है। आ रही है ना बात समझ में। तो देखो यहाँ तक हमने अभी जो सम्स देखे ना क्वेश्चन नंबर 5 तक, अब क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर बाकी के जितने भी क्वेश्चंस हैं, एक ही इसमें क्वेश्चन है, 19 तक की एंट्रीज है आपकी टेक्स्ट बुक में, तो 6 से लेकर 19 तक की जो भी एंट्रीज हैं वो अब हम लोग कल के वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।